ये पार्ट कितना है 10। कल हम पंजाब पढ़ा दिए हैं, आज हम लोग कोशिश करते हैं कि देख लेते हैं सिंध के बारे में। तो पहले इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं कि सिंध है कहाँ ना। तो देखिए भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कहाँ है इसकी। तो देखिए भौगोलिक स्थिति में ये सिंध जो है, जैसे यहाँ देखिए ठीक, ऐसे समझ रहे हैं बात को ना, बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे था, बढ़ा दिए हैं पंजाब ना, और यहाँ पे सिंध, ये इलाका ये वाला, इधर तो था का अफगानिस्तान था, समझे बात को। इधर अफगानिस्तान, ये है पंजाब और ये है सिंध। आप यहाँ से पढ़े होंगे कि एक नदी निकल के जाती है सिंधु नदी, इन दोनों से इधर से आती हुई बीच से ऐसे ये सिंधु नदी जाती है। हाँ यहाँ ऐसे, यहाँ फिगर थोड़ा सा यहाँ जा रहा है, ये सिंधु नदी थोड़ा रफली फिगर है, बात को समझ रहे हैं नहीं। यहाँ पे कराची बंदरगाह है, ये सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों से बीचे से होकर पंजाब और सिंध से होकर जाती है। आज भी पाकिस्तान में 4 ही प्रांत है, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट पंजाब है, उसके बाद सिंध है। ये भौगोलिक स्थिति थी। यहाँ पे है आपका कराची बंदरगाह, क्या है कराची, हाँ ये पंजाब है, ये सिंध है। ये भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। अब मध्यकाल में इनका क्या था, मध्यकाल में ये जो सिंध था वो मुगलों का प्रांत था, ये मुगलों के अधीन था। हाँ मध्यकाल में सिंध मुगलों का प्रांत था। क्लियर हो गया। अब 1707 में क्या हुआ जी, औरंगजेब साहब निकले। इसी के मृत्यु के बाद तो सारा कांड हुआ है 1707। इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में देखिएगा 1707 से ही जोड़ा जाता है। 1707 में आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से अप टू डेट है, समझ रहे हैं, जो जो घटनाएं हैं। जेब की मृत्यु, औरंगजेब की 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो दिल्ली तो आप देखिए रहे हो किस तरह चरमराई, तो जो जहां से था बंदरबाट होना चालू हो गया। तो 18वीं शताब्दी में सिंध में सबसे एक ताकतवर व्यक्ति थे, उनका नाम था मीर फतेह अली खां। 18वीं शताब्दी में इधर जिस तरह नहीं हुआ, जिधर आप देख रहे हो यहाँ पे चिनकलीज खां, अवध में शहादत खां, इधर कौन बंगाल में मुर्शीद कुली खां, ठीक, इधर पंजाब में वो वृद्धि हो ही रहा है। उसी तरह सिंध में जो व्यक्ति थे, वो ताकतवर व्यक्ति जो थे वो मीर फतेह अली खां। क्या नाम था उनका, यही नाम याद रखना, मीर फतेह अली खां। मतलब ये सिंध का अपना एक लेकर विकास करेंगे। अब ये तालपुर के बलोच जनजाति की थे। इन पूछता है कि मीर फतेह अली खां कौन थे, तो तालपुर के बलोच जनजाति, ये ध्यान रखना, तालपुर के बलोच जनजाति के थे मीर फतेह अली खां। जिस तरह इधर चिनकलीज खां, शहादत खां, मुर्शीद कुली खां ना, रंजीत सिंह, इस तरह इधर। हाँ अब 1800 में, ये 1783 में सिंध पर पूरी तरह अधिकार कर लिए, अपना अपना साम्राज्य बना दिए, ठीक। ये क्या कर लिए,
तिरासी में ये मर गया यहाँ 1783 पर सिंध पर पूरी तरह अधिकार। जो हाल अंग्रेजों ने सिंध के मतलब अमीरों के साथ किया ना, दुर्दशा, समझ रहे हैं। अब ये भी मरेंगे ना, तो ये 1800 में इनकी मृत्यु हो गई। 1800 में क्या हो गया? मीर फतेह अली खां की मृत्यु। चल बसे 1800 में मीर फतेह अली खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? यहां तक अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। अभी तक तो जो कमजोर पड़ रहा है ना, देख रहा है वो राजनीति कि किसका घर का मैटर बिगड़ा हुआ है, कौन लड़ रहा है अपने में, उसी पर वो वही एक ना 2 घर के मैटर में तीसरा व्यक्ति हाथ उठा लेता, फायदा उठा लेता है। वही हर जगह आप देखोगे, वो तो व्यक्तिगत में होता है, पति पत्नी के झगड़ा में तीसरा फायदा उठा लेता है, एकदम उठाता है। लड़का देखिए, ठीक है, शादी होने दीजिए, बात समझ रहे हैं। बहकाने वाला मतलब कुछ इधर उधर बोलने वाला बोलिए देता है। ऐसे झगड़ा कीजिएगा, 2 आपस में घर का मैटर हो, तीसरा आदमी कर लेता है। अंग्रेजों हर जगह, तो मीर फतेह अली था जब तक रहे कुछ नहीं किया, मगर ये जब मृत्यु हो गई तो थोड़ा सा चालाकी किए थे। चालाकी क्या किए थे कि अपने साम्राज्य को अपने ही जीवन में, मतलब ये देख रहे थे कि ये सब 1800 है ना, तो ये सब देख रहे थे कि मुगल में क्या हुआ, नालायक हो गया, अपने साम्राज्य के लिए लड़ने लगा। उधर कौन लड़ने लगा जी? है मुअज्जम का बेटा जहांदार शाह, ये और उनको रख दिया, 1 महीना तक दफनाया नहीं, पहले फैसला हो जाए तब बाबूजी दफनाएंगे। रखो लाश, पहले 1 महीना तक रखा उनको। किनको? मुअज्जम को, बहादुर शाह जफर को ना। आप पहले लड़ा, सर गल गया होगा लाश, देख रहे हैं बेटा नालायक किस तरह से है। तो ये सोच लिए थे कि ना मुगल ऐसा हो रहा है, ऐसा किया, हम अपने जीवन में ही बांट देंगे। तो ये अपने साम्राज्य को 4 भाइयों में, इनके 4 बेटों में बांट दिए थे। 4 भाइयों में, जिसको 4 यार या 4 मित्र भी कहा जाता है। ये अपने जीवन काल में ही, जीवन काल में, ठीक, ये अपने साम्राज्य को बांट दिए थे 4 भागों में। इधर अहमद शाह अब्दाली का दबदबा पहले से ही था। आप ये भी मत भूलना कि ये इलाका अहमद शाह अब्दाली या ये सब प्रभावित है। आता था, लूट को लेकर चला जाता था। तो पहले ही मीर फतेह अपने जीवन में ही साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिए थे। साम्राज्य को ना 4 भागों में बांटा दिए थे। ये 4 भाइयों में विभाजित कर दिए थे। कितने? 4 भाइयों में विभाजित, ठीक। अब जैसे ये मान लीजिए ये है, तो इसको 4 भाग में विभाजित कर दिए। अब इनको एक भाग को, जैसे इधर नवाब कहा जाता था ना, मतलब इधर के वाले को नवाब कहा जाता था, उधर छत्रपति कहा जाता था, इधर राजा कहा जाता था, तो इनको अमीर कहा जाता था। यानी कि इनको क्या कहा जाता था? अमीर। घबरा मत जाना, ये नवाब है अपने हिसाब से। उधर के इलाका में अमीर को, अमीर मतलब भाई पैसा वाला मत समझ आना। तो ये 4 अमीर हो गए, नहीं समझ रहे हैं? यानी कि 4 नवाब हो गए, समझ रहे हैं? चाहे राजा कह लीजिए। जैसे संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, अमीरात, अमीरात लगा नहीं है, अमीर से बना है अमीरात, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यहां तक ये कंडीशन समझ में आ गया कि नहीं? अब कांड होगा कौन? अंग्रेज और सिंध। ये तो इनका रहा पास्ट ना। अब अंग्रेज और सिंध। ये सिंध में ना 1775 में ही
1775 में ही सिंध में ये खट्टा नामक स्थान पर फैक्ट्री डाल दिए थे। सिंध में खट्टा नामक स्थान पर 1775 में खट्टा नामक स्थान पर फैक्ट्री डाल दिए थे, मगर ये बाद में बंद कर दिया सब। ठीक, मतलब हाथ पैर मारा है, बाद में बंद कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ है अंग्रेज, है ना, यहाँ देखिए इधर है अभियान, देखिए उस सब का लगातार। ठीक, इधर इधर, अब इस सब का इधर था, इधर था, इधर था, इधर था, फिर इधर, फिर इधर, देख रहे हैं, ऐसा कांड कर रहा था। अब इस सब के लिए था ना, देखो वो सब क्या चाह रहा था कि इधर है अफगानिस्तान ना, उधर जो है नेपोलियन बोनापार्ट ये कर रहा था युद्ध, समझ रहे हैं, हाँ नेपोलियन था ना। तो इन लोग को ये था ना डर कि ये जीतते जीतते आ ना मत जाए इधर, हम लोग भारत में, हाँ घुस मत जाए। तो ये अफगानिस्तान जो था ये इस सब के लिए बफर स्टेट का काम कर रहा था। तो ये चाह रहा था कि ये आए ना सब इधर से, तो यहीं पर रोका जाए, इधर मत घुसे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि पंजाब और सिंध को अपने में मिलाया जाए। दूरदर्शी देखिए, हाँ अंग्रेज सबका दूरदर्शिता था कि इसको वहीं पे रोकना जरूरी है एकदम। हाँ किसको, हाँ मतलब बफर स्टेट का काम ना करे ये, नहीं तो उधर से आएगा। दो स्टेटों के बीच जो होता है ना, इधर लड़ाई है, ये है हमारा है, हमारा है, इधर बीच में है जो लैंड लोग, आगे बताएंगे हम। अब देखिए, तो यो इस सब का ये विचारधारा था, इधर अपना जीतिए लिया था, अपना साम्राज्य बढ़ाइए रहा था। अब सिंध के साथ 1809 में मरा कौन, कब मरा ये, 1800 में, 9वें साल बाद सिंध की सीमा, अब ये फिर जाएगा हरेगा एगो संधि करने, जिस तरह उधर नहीं गया था, हाँ रंजीत सिंह के पास, तो सिंध के पास गया, ये गया था लॉर्ड मिंटो 1809 में, प्रथम लॉर्ड मिंटो 1809, वो मिंटो द्वितीय है मिंटो प्रथम, मिंटो द्वितीय, तो 1909, मिटा दे इसको। ठीक, क्लियर है, मजा आ रहा है, सेम टू यू है, कल भी मजा आया था, हाँ हाँ, तो 1809 में वो भी नहीं गया था। ठीक, अरे गया होगा, जी ये है। ठीक, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1809 में, 1809 में मिंटो प्रथम, देख रहे हैं कंडीशन तो देख ही रहे हैं। ये गया सिंध के साथ संधि करने, कहा कि सिंध की सीमा, सिंध से बात किया, सिंध के साथ ना, पहले घुसे तो सही सिंध के साथ। 1809 में चूंकि अब वहां मर गया है, अमीर ये बट गए हैं ना, और उनमें फूट डालने का काम कर ये रहा था, तो ये कहा कि सिंध की सीमा चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलती है ना, ऐसे नहीं मिल रही है। देखिए जैसे सिंध की सीमा है ना, ये यहाँ था पंजाब, यहाँ सिंध, तो ये सिंध की सीमा गुजरात से मिल रही थी। ठीक, पंजाब से ऊपर पंजाब है। ठीक, तो सिंध की सीमा चूंकि आप इसी से मिलती है, तो हम लोग तो पड़ोसी हैं और हम लोग के बीच प्राकृतिक और शाश्वत मित्रता रहेगी। देखिए यही बतवा कहा था रंजीत सिंह के पास, पहले बात तो करे, घुसे तो सही। और पंजाब के भी साथ अमृतसर की संधि किया 1809 में, देख रहे हैं, ये दोनों के पास गया था कि हम लोग की सीमा शाश्वत संधि रहेगी। ठीक, हाँ, अब एक और घटना है 1831 में, 1800 में मर गया है। ठीक, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कहाँ था,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड में था। ठीक, इसका अध्यक्ष था एलेनब्रो, लंदन में था ये। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष एलन ब्रो। हाँ, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो यही मेंबर थे ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? बात नहीं, 6 सदस्य थे। तो उसका अध्यक्ष था एलन ब्रो। ये एलन ब्रो फिर बन के आएगा भारत में। जी जी, बात समझ रहे हो? तो जब ये था उस समय कहा क्या, अपने एक गुप्त संदेश के माध्यम से, गुप्तचर के माध्यम से, चूंकि इधर अमीर थे, एक अलेक्जेंडर वंश को भेजा सिंध की खोज करने के लिए। कहा कि सिंध की खोज नहीं, वो कहा कि ऐसे करो कि जाओ और पता करो कि इलाका कैसा है, कौन का है। ठीक, तो मान लो ये सिंधु नदी है, जैसे है, देखो इसका नाम था अलेक्जेंडर वर्म्स। वंश को भेजा ही, जैसे ये मान लीजिए ये पंजाब है, ये सिंध है, यहाँ है कराची बंदरगाह, है ना। तो इधर से सिंधु नदी जा रही है, समझ रहे हैं? इधर से सिंधु नदी है, बात को तो समझ ही रहे हो। सिंधु नदी जा रही है, तो यहाँ से ये नौका से चल दिया ये, और कहा का कि इधर घुसने नहीं दे रहे थे सिंध अंग्रेजों को। मतलब उस सबको आइडिया नहीं लग रहा था कि सिंध में का है, कैसे है। ठीक, तो इस अलेक्जेंडर वंश को एलन ब्रो भेजा, कहा कि जाइए। इधर से बात कर चुका था, तो इधर से जा रहा था, जाते जाते ना कह रहा था कि जब पूछा गया कि कराची बंदरगाह पर काहे के लिए आए हो, तो कहा कि रंजीत सिंह को हम कुछ उपहार देना चाहते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं। चूंकि हमारा लगता है गुजरात से सीमा, बात समझ रहे हैं, कि और रंजीत सिंह के पास जा रहे हैं उपहार देने के लिए, बात समझ रहे हो। अब पहला ये अलेक्जेंडर वो ये पार करते हुए इसे पहुंचा, करते हुए मुआयना करते हुए देखा पहले कि कौन कहा है, कैसे है सब। ठीक, देखते हुए जाया, अलाउ किया। उसी वक्त सिंध का एगो समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, सैयद हुसैन ऐसे कुछ नाम था, वो बोले थे कि ये अब दुर्भाग्य है कि अब सिंध अंग्रेजों के अंदर चला गया। वही सोच लिए थे कि अब जाएगा, बात समझ रहे हैं। ये अलेक्जेंडर, ये घटना, इसको मतलब सर्वे करने के लिए भेजा कि देखो जाके, क्योंकि अमीर वहाँ के मजबूत थे, बस असंगठित थी। डायरेक्ट जब तक दुश्मन की मतलब एथी नहीं लीजिएगा कितना पानी में है, का है, कितना उसकी क्षमता है, कितना कैपेसिटी है, ऐसा ही लड़ जाइएगा, है ऐसे हो जाएगा। लड़े थे पिटा जाएंगे, तो पहले तो आकलन तो चाहिए। और सब में तो घुसिए गया था, पता चल ही रहा था व्यापार करिए, ना इधर व्यापार कर रहा था, ना इधर आने जाना था, इसलिए वो भेजा। ठीक, अब 1831 में रोपर में पंजाब और रंजीत सिंह और बेंटिक के कहा, रोपर में कहा कि बेंटिक को रंजीत सिंह ने कहा। 1831 में रंजीत सिंह बेंटिक से बोले कि आप सिंध पर हमला कर लीजिए, हम लोग इधर चुप रहेंगे, हम बांट लिया जाए। ठीक, तो सिंध को सब लालचाई नज़र से देख रहे। पंजाब भी चाह रहा था कि सिंध को अपना लिया जाए, इधर से ये भी चाह रहे थे अंग्रेज की अपना लिया जाए, मतलब सब इसको लालचाई नज़र से देख रहे थे। ठीक, कि ये आ जाए। तो उस समय बेंटिक बोल दिया था कि ना, हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम मना कर दिया। ऐसा ही जब मना कर दिया तो चुप रहा ये, वहाँ से निकला ही, गया पहले कि कहीं ये हमला ना कर दे, उससे पहले हम ही हमला कर दे। मनसा देखिए, वो भाव नहीं रहा था कि हम ना हमला करेंगे। जैसे हो गया ना, जैसे एगो चीज़ है, कहा जाए कि चलिए बांट लिया जाए, तो मनसा पता चल गया ना कि हमला करने वाले हैं रंजीत सिंह, तो कहा कि ना ना हम नहीं करेंगे। जाया बेंटिक गया और एक अपना कर्नल पोटिंगर को सिंध भेज दिया कि जाओ, हाँ, संधि करने के लिए। मतलब तत्काल ये मनसा पता कर लिया कि
रंजीत सिंह हमला करने वाले हैं सिंध पर, और चाहे उसके साथ साठगांठ कर लेगा, वो ना हो उससे पहले हम ही कर दे। आज भी लोग करता है, मार होगा ना तो केस करना होगा ना, तो वो केस ना करे उससे पहले हम ही कर दे, तो वही देखा जाता है कि पहले कौन केस किया है। केस ऐसा चीज है ना, मतलब आजकल देखिएगा कि केसवा में ना जो लिखाता है ना, जो होता है उसको छोड़कर सब लिखाता है। आप नोटिस करना, जो सच्ची घटना है केस प्रताड़ित करने के ही है, जो होता है उससे छोड़कर सब लिखाया जाता है। फिर भी यही नहीं कह रहे हैं कि सारे ही समाचार झूठ है। अरे आजकल लोग पेपर पढ़ के दिमाग टेंशन आ जाता है। अगर झगड़ा होगा कुछ और बात का, लगा देगा कुछ और आरोप, अभद्रता का, अश्लीलता का। जो घटना पेपर में लगातार 1 हफ्ता तक आता रह जाए, चाहे जिसका फुटेज हो, उसी को सच मानिएगा। अभी जाके पेपर खोलिए, 1000 गो ऐसा घटना लिखा होगा कि समझिएगा कि ये दुनिया बेकार हो गया है। अपने गार्जियन को, अपने बच्चों के पास किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। अरे मैटर कुछ और हुआ होगा, लगाया होगा वो आरोप। चूंकि FIR का एथी है, पेपर वाले की मजबूरी है कि जो FIR में होगा वही ना छापेगा जी, मैटर कुछ और हो। अगर कुछ छापेगा तो कहेगा कि सोर्स क्या है आपका, FIR में सब गलते हैं। बात समझ रहे हो? मैक्सिमम 80% गलत होता है। आजकल के देखते हैं कि बूढ़े लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि मतलब ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लगातार जो आता रहे ना वही, हाँ समाज खराब हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो वही बात है कि रोपर में बेंटिक के साथ मीटिंग हुआ, मना कर दिया बैटिंग की नहीं, हम नहीं करेंगे। और बेंटिक ने कारपोर्टिंगर, बेंटिक ने क्या 32 में 31 में कांड हुआ था, 1832 में क्या किया ना बेंटिक ने, नाम है कर्नल पोर्टिंगर, ये याद रखना नाम, कर्नल नाम याद रखना। कर्नल पोर्टिंगर को भेजा सिंध और कहा कि अमीरों के साथ संधि करो, एकदम तत्काल संधि करो। ठीक, और तो अमीरों के साथ ये संधि किया, अमीरों के साथ संधि। अब इस संधि में देखिए का शर्त रखा, आपको बुझा जाएगा कि किस तरह से हथियाएगा। ठीक, पहले तो घुसने का नहीं था, कि पोर्टिंगर ने भेजा, समझ रहे हो। अब संधि की बातें देखिए, संधि 1809 में कर चुके हैं कौन? नहीं, 1809 में कर चुके हैं रणजीत सिंह संधि। उन्हीं को हवाला दिया होगा सब कि ऐसे ऐसे कर लिए हैं। तो रणजीत सिंह की उतनी सेना थी तो अमीर कहाँ से बढ़ जाएंगे, ये लोग नहीं कर पाया। ये को सरेंडर किया ना शक्तिशाली, सब लोग सरेंडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं देखता कि उतना बड़ा आदमी कर दिया तो हम क्या चीज़ है, ऐसा ही आता है। तो संधि में कहा कि अंग्रेजी पर्यटक, ठीक, अब व्यापारी आने जाने की अनुमति होगी। पहले आने जाने नहीं दे रहा था सब। तो संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजी पर्यटक चाहे व्यापारी, ठीक, अंग्रेजी पर्यटक या व्यापारी को सिंध में आने जाने की अनुमति, सिंध में आने जाने की अनुमति मिला। देख रही है, मतलब पहले जा नहीं रहे थे तब तो जाए तो। ठीक, दूसरा कहा कि व्यापार करने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति। अभी जानते हो कि काहे कर रहा होगा, गुनाह होता है कि हम आए हैं प्रपोजल लेने, अनुमति है मांग रहे हैं एथी पर, आप इसको स्वीकार कीजिए। चलो कीजिए। आप सोचो कि ये अमीर संधि पर संधि क्यों करते जा रहे हैं। अरे दो चीज़ दिखाया जाता है आदमी को, एक तो ताकत रखिए, एक प्रपोजल रखिए, कहिए कि है स्वीकार कीजिए ना तो भोगने के लिए तैयार रहिए, एक हाथ से ये एक हाथ से ये।
तो मजबूर, ना चाहते हुए संधि करने पर मजबूर। तो मेन बात है ताकत का। चूंकि अंग्रेज ताकतवर थे, सेना थे, पैसा से लेकर शक्ति से लेकर सब था। दो चीज ले जाकर प्रपोजल दिया जाए, वेदर यू एक्सेप्ट दिस संधि और ना तो वार, चुन लीजिए। तो चूंकि आपके पास कमजोरी है ना, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सेना नहीं है ना, तो आप संधि पर ना चाहते हुए करोगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने पावर पर, अपने पैसा पर ध्यान दीजिए। ये चीज आप व्यक्तिगत लाइफ से लेकर एक राज्य तक देखोगे, यही चीज है। तो अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई दबा भी रहा है ना, तो आपके पास या तो पैसा नहीं होगा या तो शक्ति नहीं होगी, और नहीं तो प्रपोजल डाले कि या तो आप ये कीजिए और नहीं तो ये भोगने के लिए तैयार रहिए। तो चूंकि आप सोचोगे कि इससे खतरा केवल हम ही को है, तो हो सकता है कि थोड़े देर के लिए हिम्मत करोगे कि आई एक्सेप्ट, हम मर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मगर आपसे रिलेटेड कुछ लोग हों जिनका ना चाहते हुए भी मरने की दशा में हो, तो आप नहीं कर पाओगे, संधि करोगे ही करोगे। ठीक है, यही चीज़ है। क्या 1809 में संधि नहीं हुआ था? किसके? यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, संधि नहीं हुआ था 32 में। मिंटो के कल में मिंटो के वो भेजा था सर्वे के लिए, वो तो इसको भेजा था कि इसको भेजा था अलेक्जेंडर? कौन अध्यक्ष एलन बोरोन था ना, अलेक्जेंडर वर्ष को वो लंदन में था, और लंदन 1831 में, 1809 में वो हुआ कुछ नहीं था। ई मिंटो प्रथम ने कहा जाकर भेंट किया कि हमारी सेना जो है, हमारी सीमा आपसे मिलती है गुजरात की, इसलिए हम लोग के बीच शाश्वत मित्रता रहेगी, पात्रता रहेगी, बस इतना सा बात। हाँ, बात हुआ, संधि नहीं हुआ। ठीक, कि शाश्वत मतलब किस आधार पर? अब जाके मान लीजिए संधि करना है, तो उस समय की दशा के अनुसार अब जाके अमेरिका से संधि करोगे, कहे ना हमारा सीमा मिलता है ना ये मिलता है, काहे के लिए संधि? व्यापारिक संधि हो सकता है, मगर ये कौन सा संधि? बात समझ रहे हैं? तो मतलब तो पहले बात तो हो। तो संधि यहां करने से हई किया कौन? कर्नल पोटिंगर। ये भेजा बेंटिक, क्यों भेजा? क्योंकि रंजीत सिंह के मनसा भाप लिए थे कि कह रहे थे कि हम लोग हथियार लेंगे, आप बांट लेंगे, आप कीजिए। रंजीत सिंह चाहे आप करो, हम चुप रहेंगे, हमारे सेना मिल जाएगा। तो ये तो मनसा था ही, तो इसके पहले यही चाल चल दिया। ठीक, अब सिंधु नदी, इसके बाद तीसरा शर्त देखिए, व्यापार करने की अनुमति मिल गई, फिर से सिंध में आने जाने की अनुमति, और सिंधु नदी ब्रिटिश के लिए खुल गई। क्या हुआ? सिंधु नदी क्या हुआ? इससे ब्रिटिश के लिए खुल गई। देख रहे हैं? उसके बाद जो हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, कि कहा कि अंग्रेज के अलावा अन्य यूरोपियों को आप पासपोर्ट दोगे, यानी एक तरह से अपने अलावा जो डच थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, उन सबको रोका कि खाली हम आएंगे। हाँ, रोका, अंग्रेज के अलावा कोई और नहीं, अन्य यूरोपियों को पासपोर्ट दोगे, और उस पर व्यापार करने के मतलब वो रोक दिया। ठीक, और अंग्रेज व्यापारी सिंध में बसे बसेंगे, सब हो गया। ठीक, और सिंधु का प्रयोग साथ में ये भी रखा कि सिंधु नदी का प्रयोग मतलब युद्ध सामग्री के लिए नहीं होगा, मतलब उन लोग को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, नहीं तो सब कीजिएगा तो सिंधु का चलो कहा कि युद्ध के लिए नहीं होगा, मगर बाद में हटा देगा, खुद संधि करेगा सब, खुद है नहीं मानता था, ऐसा करता था सब कि व्यापार के लिए नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे के प्रदेश से लालचाई नजर से नहीं देखेंगे, ये भी कहा दिया। ठीक, और सिंधु का राजनीतिक है पोर्टिंगर ने कर दिया, ये सारी संधियां हो गई। ठीक, अब 1932 में एक और काम किया कि ये सिंधु नदी यहां से जो निकल रही है, ठीक, यहां कराची बंदरगाह है, तो यहां पे टैक्स उसलेगा EIC, टोल टैक्स में हिस्सेदारी EIC का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पहले कुछ नहीं था, अब हिस्सेदारी मिल गया यहां पे कराची में, यानी सिंधु के मतलब कराची में EIC का
टैक्स में हिस्सेदारी। अरे यही साफ जाकर बोला है कि हई शर्त मानिए, हमको टैक्स में हिस्सेदारी दीजिए और ना तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। बस हाँ, समझ रहे हैं। अब 36 में आया लॉर्ड ऑकलैंड जीजी बन के आया। ठीक, ऑकलैंड, ठीक। ऑकलैंड, इसके बाद लॉर्ड, मिटा देना। एक तो ये संधि हो गया ना, मतलब इस पहले संधि से क्या कर लिया, ये सब रोक राख लिया, अपने टैक्स वोक्स लगा दिया। 36 में आया ऑकलैंड जीजी बनकर, 38 में ये सिंध पर, 1838 में ना ये सिंध को मजबूर कर दिया एक और संधि के लिए। संधिया इसीलिए नहीं हो जाता था, संधि जब हारिएगा ना, चाहे आप कमजोर रहिएगा ना, तो संधि को शर्त को मानना ही पड़ेगा। उसमें भी जिसका वर्चस्व होगा वही बाजी मारेगा। ठीक, पहला क्या किया है, संधि का हो गया, अंग्रेज का मोनोपोली हो रहा है। हाँ, मनवर्ही वही कहले संधि का। वो दिखा कि पंजाब हमला करेगा, पहला कहा का, पहले तो देख लिया कि मानसा भाव लिया। अब कहा कि पंजाब हमला अगर करेगा सिंध पर तो अंग्रेज मध्यस्थता करेंगे। हाई लीजिए, दाल भात में मूसर चंद नहीं समझ रहे हो। अरे सिंध और पंजाब हमला, अगर इन लोग पे झगड़ा होगा तो संधि में कहा कि हम समझौता करेंगे। अब लोग संधि है, मतलब वही वाला जैसे अभी भारत का है ना, इसीलिए भारत रोकता है, साफ इनकार कर देता है कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका को। वो कहता है कि इसके बीच होगा ना तो हम मध्यस्थता करेंगे। गजब, हमारा जमीन, हमारा लोग, तुम मध्यस्थता करोगे। सीधा भारत कहता है कि हमारा ये आपसी मैटर है, हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे। सीधा देखिएगा, वो सब चाहता है कि मध्यस्थता हो जाए, और उस सब पर वहां पैठ है, तब तीसरा आदमी करेगा जी, हमारा जमीन है, हमको मिला है, हम अपने जमीन को छोड़े ही काहे कि तुमको मध्यस्थता करने। तो कहीं ना कहीं मनसा माप लोगे। अगर तीसरे को दोगे, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आप मानते हो कि हमारा नहीं है। अगर कश्मीर के मुद्दे पे दे दिया जाए मध्यस्थता करने को दूसरे कंट्री को, तो क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं मतलब मन में तो छुपा हुआ है ना। अरे हमारा चीज हम मध्यस्थता तीसरे को करने ही कह दें, वो हमारा है। अगर ये भी बात है तो पाकिस्तान भी हमारा था, हम लोग आपसी मतभेद है, हम लोग निपटेंगे, तीसरे को घुस नहीं दे, आज तक नहीं घुसने दिया गया है। नहीं तो अमेरिका घुसने के लिए, हाई जो है चीन की घुसने के लिए कम नहीं था कि मध्यस्थता हम करेंगे। यही चीज हुआ यहाँ पे, देख रहे हो। ये कहा कि पंजाब और सिंध के बीच युद्ध हुआ तो मध्यस्थता का मतलब ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अंग्रेज करेंगे, पढ़ लीजिए, हम बड़ियार हैं, अंग्रेज करेंगे। देख रहे हैं ये बात देख रहे हैं कितना खतरनाक बात है। अब जिसका एथी होगा, अब इसका अब मध्यस्थता ही करेगा ना, जिसको चाहेगा उसको दबाएगा। बात समझ रहे हैं, जिसको चाहेगा वो उसको दबाएगा। पहला बात ये रखा, और कहा सिंध को कि रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखेंगे। और देखिए सिंध को रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना, और उधर रणजीत सिंह को कहिए दिया है। देख रहे हैं संधि पर संधि हो ही रहा है, और इधर अपना दे दिया है। मतलब जो दुश्मन है उसका, रणजीत सिंह का, वहीं पर उधर भी बैठे हैं और इधरों बैठे हैं। पढ़ लीजिए, कहा कि रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना हम रखेंगे, और चूंकि आप क्या कर रहे हैं तो हम अपना एक रेजिडेंट रखेंगे, मतलब अपना एक आदमी रखेंगे, तो ब्रिटिश रेजिडेंट। तीसरा बात क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट रखा। हाई लीजिए,
मतलब पूरी तरह सिंध गया है। 3 गो बतवा हुआ। अरे रक्षा के लिए आप सेना रखबे नहीं करोगे, अपना वो आदमी रेजिडेंट रखबे किया है, तो कहाँ आपका रहा, सब गया। अब रक्षा के लिए क्या, अपने रक्षा के लिए अपना सेना ही रखेंगे नहीं। आपका युद्ध होगा तो कह रहा है कि मध्यस्थता, आपको हमला करेगा पंजाबे का ना, हम करबे नहीं करेंगे, ठीक, हमला करेगा कि नहीं करेगा ये सब बाद में बताएगा। तो हम मध्यस्थता करेंगे, कैसे कर दिए, और रक्षा के लिए आप अगर करबो करेंगे तो सेना रखिए, हमारी सेना रखिए आधुनिक तरीके से, ठीक, और हमारा एक रेजिडेंट। मगर देखने से बाहर से दिखाया जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा, जो कमजोर होगा चाहे, मगर इसमें छुपा हुआ जो मनसा है वो पकड़िए। आई सबके साथ करते आ रहे थे, ठीक। अब इसमें एक रखा जो रेजिडेंट, उसका नाम था नेपियर, हाँ, चार्ल्स नेपियर। ये कौन रहा, नेपियर, इसका याद रखना, पूछता है ना, हाँ, नेपियर। और उधर कौन रखा, अरे पंजाब में किसको रखा रेजिडेंट, हाँ, इधर लॉरेंस को रख दिया, इधर नेपियर को रख दिया, ठीक, क्लियर है। अब सर नेपियर कहता है कि इस संधि के माध्यम से, इस संधि के एक बयान आता है नेपियर का, इस संधि के माध्यम से हमने अमीरों के घर में बारूद का गोला रख दिया है। सही में ही बारूद का गोला है। देखिए, अब त्रिपक्षीय संघर्ष यहां भी हो गया। अफगानिस्तान शाह सूजा था, ठीक, पंजाब थे और EIC थे, लड़ते आ रहे थे, ठीक। अब ऑकलैंड, ठीक, ऑकलैंड जो था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ठीक, ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड इधर संधि कर लिया। उस सबको डर था ही कि इधर अफगान होगा, समझ रहे हो, अफगानिस्तान से। तो ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध हुआ, ठीक। इसमें हुआ क्या, 39 से 42 तक, 1839 से 42 तक, ये याद रखिएगा। अब अफगानिस्तान तो यहाँ था ना, तो युद्ध हुआ, क्योंकि वो चाह रहा था कि बफर स्टेट इसको जीत कर यहीं पे रोका जाए। उस सबकी मंशा ये थी ना, रुक जाइएगा, मंशा ये थी। अब इस पर क्या किया ना, कि इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। अब बहुत क्षति हुआ अफगान युद्ध में। इस सब के 60 गांठ से युद्ध हुआ था, तो आरोप लगाना चालू किया कि आप ही लोग के 60 गांठ से हुआ, थोड़ा थोड़ा संधि हुआ ना, तो ये तो संधि कर लिया, तो हो सकता भी नहीं भी हो सकता। हम अगर आरोप लगाना चालू किया सिंध पर कि हमारी क्षति, हमारी ये आपके वजह से हुआ है, अमीरों के वजह से, और EIC का काफ़ी नुकसान हुआ, और भरपाई के लिए सिंध पर आरोप लगा दिया। अब भरपाई किया ही, ठीक, भरपाई किया, बात समझ रहे हैं। इस तरह से 1843 में सिंध का विलय कर लिया। इस तरह से 1843 में आरोप लगा कर ये सिंध का विलय यानी EIC में मिला लिया। इस तरह से घटना चलती आ रही है। अफगान युद्ध हुआ, इस तरह से क्या कर लिया, विलय कर लिया। अब देखिए, एगो नेपियर जो था, उसका एगो बयान देखिए, आप थोड़ा सा समझिएगा उस बयान को, कितना बयान एथी भरा है। नेपियर कहता है, ठीक, कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, खुद बयान में, मगर हम ऐसा करेंगे। हाय लीजिए, हमें सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम करेंगे, और ऐसा करके यह बदमाशी का एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और मानवतापूर्ण कारण होगा। समझ रहे हैं बात को?
नहीं बुझे आप? वो कह रहा है कि हमें सिंध पर अधिकार करने का, कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम करेंगे। ये तो जबरदस्ती हाँ, उसके दूसरा भाग में देखिए क्या कह रहा है कि यह बदमाशी, मतलब बदमाशी का महत्वपूर्ण और उपयोगी और मानवतापूर्ण कार्य होगा। मतलब अपने कार्य को वो बता रहा है सही भी होगा। बदमाशी का महत्वपूर्ण और मानवतापूर्ण कार्य होगा। नेपियर ये सेंटेंस पूछता है कि किसने कहा था। मतलब फर्स्ट हाफ में तो कह रहा है कि हमें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि गलत तो किया ही है, आरोप आरोप लगाकर। वो तो अपना अकेले रह रहा था सब ना, फिर भी कह रहा है कि हमें कोई अधिकार नहीं है। फिर भी नेपियर ने कहा है, जो रेजिडेंट का, हमें अधिकार नहीं है फिर भी हम ऐसा करेंगे और ये बदमाशी का महत्वपूर्ण, उपयोगी और मानवतापूर्ण कार्य होगा। मतलब ये अपने आप को कहीं ना कहीं महान मान रहा है कि हम मिलाकर सिंध पर, मतलब क्या कर लिए, एहसान कर लिए हैं हम विलय करके। इस तरह से आप क्या देखे आपने कि ये इस तरह से सिंध अंग्रेजों के कब्जा अधिकार में आ गया। अफगान का युद्ध लड़ा वड़ा कर ऐसे करके सब तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, ठीक, और उसी में पढ़ लेंगे जो छूटा हुआ है, मतलब छूटा क्या है, मराठा साम्राज्य में, ठीक, आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है, रहने देते हैं।